इस धरती पर कुल 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिनमें से 3 कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए हैं। और ये 3 कॉन्टिनेंट हैं एशिया, यूरोप और अफ्रीका। ये तीनों ही कॉन्टिनेंट आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं, जिसे हम एफ्रो यूरेशिया के नाम से जानते हैं। और ये सुपर कॉन्टिनेंट पूरे दुनिया की 57% लैंड एरिया और पूरे दुनिया के 87% पॉपुलेशन को अपने में समाहित करता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि एशिया तो यूरोप और अफ्रीका के साथ जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यूरोप और अफ्रीका के बीच कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है, यानी कि कोई भी लैंड कनेक्शन उनके साथ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जहां यूरोप पूरे दुनिया में 746 मिलियन आबादी वाला देश है और ये पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में 25% कंट्रीब्यूट करता है, वहीं अफ्रीका की कुल पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, जो कि पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में मात्र 3% कंट्रीब्यूट करता है। किंतु इन दो मैसिव कॉन्टिनेंट के ह्यूज पॉपुलेशन को कनेक्ट करने के लिए कोई भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इससे भी सरप्राइज करने वाली बात यह है कि इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो इन्हें लैंड से आपस में जोड़ सकता है, वह मात्र 14 किलोमीटर है। तो सवाल ये उठता है कि आज जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और दुनिया के वर्स्ट से वर्स्ट लैंडस्केप को टेक्नोलॉजी की मदद से सेव किया जा सकता है, तो आखिर इस 14 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्यों नहीं आपस में जोड़ा जा सकता है। यूरोप और अफ्रीका के बीच मौजूद इस 14 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए आज तक कोई ब्रिज या टनल क्यों नहीं बनाया जा सका। आज दुनिया की सबसे लंबी टनल का लेंथ 164 किलोमीटर है, जो चाइना में मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि आज तक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में मौजूद इस 14 किलोमीटर के नैरो लाइन को क्यों नहीं कनेक्ट करने का प्रयास किया गया, और क्या आज तक इसकी आवश्यकता नहीं महसूस हुई, और अगर इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो इसके लिए आज तक कौन से स्टेप उठाए गए। तो चलिए इन सभी विषयों के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। यहां जिस पतले वाटर बॉडी पर ब्रिज करने की बात की जा रही है, उसे हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। स्ट्रेट यानी कि दो लैंड मास को एक दूसरे के साथ सेपरेट करने वाली एक पतली वाटर बॉडी। यह दो बड़े वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोपियन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एक साथ जोड़ता है, और साथ ही साथ ये अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी के साथ जोड़ने का काम करता है। यह स्ट्रेट 55 किलोमीटर लंबा और साथ ही साथ 14 से 44 किलोमीटर तक चौड़ा है। इस स्ट्रेट का सबसे पतला डिस्टेंस केवल 14 किलोमीटर है, यानी कि मात्र 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यूरोप और अफ्रीका साथ साथ होते हुए भी एक दूसरे से लैंड मासेस पर अलग हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ने का इससे पहले प्रयास हो चुका है। सबसे पहले इन दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ने के लिए या इस पर ब्रिज बनाने का काम अर्ली 20th सेंचुरी में किया गया था। लेट 1920 में जर्मन आर्किटेक्ट हर्मन मिलर स्वॉर्गेल ने अपना लैंडमार्क प्रोजेक्ट एटलांटोपा प्रोजेक्ट को प्रपोज किया। वह यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एक साथ आपस में जोड़ना चाहते थे, क्योंकि वह यूरोपियन कॉलोनीज के लिए अफ्रीका के क्लाइमेट को सुटेबल बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्लोज करने के लिए और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाने का प्लान प्रपोज किया। इसके लिए एक 80 मील लंबे और 1000 फीट गहरे डैम का प्लान प्रपोज किया गया। यह डैम 50 गीगावाट तक की एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता था, जिससे कि इस डैम के आसपास के कॉन्टिनेंट में इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचाई जा सकती थी। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तब उस समय के जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर ने इस प्लान के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब स्वॉर्गेल ने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करना चाहा, तो वह इसके लिए आवश्यक फंड गैदर नहीं कर पाए। साल 1930 में स्पेन ने एक अंडरग्राउंड टनल का प्लान प्रपोज किया, किंतु यहाँ के रॉक को काफी हार्ड पाया गया और प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की मदद से एक टनल को कर्व करना काफी मुश्किल था। और यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास लगभग 3000 फीट की गहराई है
और इतने गहरे जगह पर आज तक कोई भी टनल क्रिएट नहीं किया गया था। तो ये आइडिया भी धीरे धीरे फेल हो गया। अंततः साल 2021 में ब्रिटेन ने यहाँ एक टनल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि साल 2021 के बाद इस प्रोजेक्ट की कोई भी अपडेट आज तक किसी को नहीं मिल पाई है। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर एक पॉसिबल कंस्ट्रक्शन साल 2030 तक स्टार्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ साल 2050 तक इस स्ट्रेट से 13 मिलियन ऑफ गुड्स और साथ ही साथ 12 मिलियन पैसेंजर्स के लिए इस स्ट्रेट को यूज किया जा सकता है। अब अंततः सवाल ये उठता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर आखिर आज तक ब्रिज न बन पाने के असली वजहें कौन सी हैं? दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत इस स्ट्रेट की ज्योग्राफी है। इस स्ट्रेट की चौड़ाई भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन इस स्ट्रेट की गहराई बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है और कुछ पॉइंट्स पर यह स्ट्रेट लगभग 3280 फीट तक गहरा है। मैं बता दूं, जहां दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का हाइट लगभग 2700 फीट है, वहीं सोच लीजिए कि समुद्र के नीचे इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। और अगर यहाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना भी लिया जाए तो यहाँ पर हाई मैरीन ट्रैफिक के कारण इसके हाई स्ट्रेंथ को इंश्योर करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद सोचने वाली और सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से पास होने वाले स्ट्रॉन्ग करंट मल्टी डायरेक्शनल होते हैं। इनका लोअर पार्ट वेस्टवर्ड तथा अपर पार्ट ईस्टवर्ड फ्लो होता है। इन वाटर करंट और स्ट्रेट की डेप्थ को देखते हुए यहाँ एक क्लासिकल स्ट्रक्चर ब्रिज सपोर्ट बनाना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग और डेंजरस टास्क है और इसलिए एक्सपर्ट इसे टेक्निकली अनरियलिस्टिक घोषित कर चुके हैं। इस स्ट्रेट में हमेशा भूकंप के आने की संभावना बनी रहती है, जिससे कि यह एक हाई रिस्क जोन बन जाता है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि बाकी सारी बातें बेकार की हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप चाहता ही नहीं है कि कभी इस अफ्रीका और यूरोप के कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाली ब्रिज बने। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यूरोप कभी नहीं चाहता कि अफ्रीका से आने वाले माइग्रेंट उनके कंट्री में आए, और अगर ऐसा होता है तो उनके लिए यह सबसे बड़ा सिक्योरिटी का मुद्दा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आज तक कोई भी यूरोपियन कंट्री इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाई।